वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर एक नया सीरीज आपके सामने लेके आ गए हैं हम। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है हमने कंप्लीट एक सैनी बैच के नाम से कंप्लीट थियरी चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दिया है। कुछ चैप्टर बचे हैं, एक दो चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का 2 चैप्टर बचा हुआ है, वो भी हम कंप्लीट कर देंगे किसी दिन। और आपसे एक चीज़ हम बोल के भी रखे थे कि देखिए आपने 200 रुपये फ़ी देकर सैनी बैच ज्वाइन किया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम थियरी पढ़ाएंगे प्लस एमसीक्यू उसमें भी बताएंगे। सैनी बैच में भी हर एक चैप्टर से 30-30 एमसीक्यू, 15-15 एमसीक्यू, जैसे चैप्टर छोटा बड़ा है उसी के हिसाब से एमसीक्यू हमने करवाया है, वो भी 5 ऑप्शंस वाले। यूट्यूब इतिहास में किसी ने आज तक ये नहीं पढ़ाया होगा। 5 ऑप्शंस के एमसीक्यू आज तक किसी की औकात है ही नहीं पढ़ाने की, और ना ही पढ़ाया है। ठीक है, और रही बात कंप्लीट, मैंने प्रीवियस ईयर 10 ईयर पेपर सॉल्यूशन भी मैंने आपको मिडवाइफरी विषय का करवा दिया है। अब जो विषय बचे हैं उसका भी कंप्लीट लास्ट 10 ईयर सभी राज्य में एनएम में जो पूछे गए हैं पेपर उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो ये 200 रुपये में किसी बस की बात है ही नहीं, किसी की औकात है ही नहीं, इतना कंटेंट आपको मात्र 200 रुपये में दे दें। और जो मैं टेस्ट आपको करवा रहा हूँ 200 रुपये फ़ी में, ठीक है, 2 बार मैंने अनाउंस किया कि भैया बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन्होंने टेस्ट नहीं परचेस किया है वो परचेस करके प्रॉपर तरीके से टेस्ट का दे, और ये जेन्युइन टेस्ट है, कोई फेक नहीं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कहीं किसी तरीके से जो टेस्ट में नंबर आ रहा है। जैसे आपकी अपनी भविष्यवाणी जाननी हो कि हमारी भविष्यवाणी क्या होगा रिजल्ट में, वो टेस्ट देख के अपनी भविष्यवाणी जान सकते हो। जितना नंबर आएगा आपका टेस्ट में, अगर पास हो रहे हो तो एग्ज़ाम में भी पास होगे, अगर फेल हो रहे हो तो एग्ज़ाम में भी फेल हो रहे हो। जितना नंबर आपका मेरे टेस्ट में आएगा उतना ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। प्रॉपर तरीके से हर एक टॉपिक से प्रश्न, उतना ही वेटेज, उतना ही लेवल, उतना ही ऑप्शन। जैसे 5 ऑप्शन के प्रश्न बनेंगे वैसे हम भी टेस्ट में दे रहे हैं, जैसे मिलान वाले प्रश्न बनेंगे वैसे हम भी टेस्ट बना रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपको गुमराह करने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए जो कुछ भी नहीं पढ़ा है वो सोच रहा है कि क्या करें, समय नहीं है। समय बहुत है यार, पूरा 1 महीने से ज़्यादा समय है। कहाँ, कौन बोला है कि समय नहीं है? समय, अब तो पढ़ाई स्टार्ट होती है। जो समझदार स्मार्ट कैंडिडेट रहता है वो अभी एग्जाम के 1 महीने पहले से ही स्टार्ट करता है अपनी तैयारी, और अच्छा स्कोर लाकर तैयारी कर लेता है। लेकिन उसको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, सही कंटेंट की ज़रूरत होती है। बार बार चिल्ला रहा हूँ, इन यूट्यूबरों के चक्कर में ना पड़ो, मैराथन क्लास ना देखो, अपना भविष्य मत बर्बाद करो। इनको कुछ पता है ही नहीं कहाँ से प्रश्न आएगा, कैसे आएगा, बस जो मन में आ रहा है वो पढ़ाते जा रहे हैं। फिर भी आप लोग उन सब चीज़ को इग्नोर करके, मेरी बातों को इग्नोर करके जानबूझकर उसी यूट्यूब के चक्कर में पड़े हुए। भाई क्या पढ़ा रहे हैं? 4 ऑप्शंस के एमसीक्यू, वो भी वो एमसीक्यू जो लेना देना है ही नहीं आपसे भर्ती परीक्षा में। ऐसा रोना आएगा एग्जाम में, समझ में आ जाएगा सबको। अभी आपको अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत तारीफ हो रही है ना, बहुत अच्छा, सब मुंह के बल गिरोगे एग्जाम में कि भाई ये क्या हमने कर दिया, क्यों अपना भविष्य बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ का पेपर उठा के देख लो, हाल ही में पेपर हुआ है, कितने का प्रश्न पढ़ाया हुआ फंसा है उसमें एमसीक्यू। जो आप लोग एमसीक्यू रट रहे हो ना, बिल्कुल अपने आप को धोखा दे रहे हो। भैया बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ना है थियरी ढंग से पढ़ो, और जो टीचर प्रॉपर तरीके से लिख कर नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ एक्सप्लेन करके बता रहा है उसी का एमसीक्यू पढ़ो, वो भी 5 ऑप्शंस वाले एमसीक्यू पढ़ो। प्रीवियस ईयर नहीं पढ़े हो आप तो प्रीवियस ईयर हमारी वीडियो देख लो, मैंने करवा दिया है। लास्ट 10 ईयर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एनएचएम का 1-2 पेपर सॉल्व करवा दिए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वही लास्ट टाइम जो 92-12 का भर्ती निकल के आया था उसका पेपर सॉल्व करवा दिए होंगे, यही किए होंगे बस। और किसी को पता ही नहीं कि भैया कहाँ कहाँ भर्ती आती है, किस किस राज्य में एनएम की भर्ती आती है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। बस लूटने के फिराक में है, प्रोपेगेंडा फैलाने के फिराक में है। अभी भर्ती एनएचएम की कोई अता पता नहीं है, ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, क्या आएगी। अभी से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि 22,000 आ रही है, 30,000 आ रही है, 25,000 आ रही है। क्योंकि इनको पता है 11 जनवरी के बाद, ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद हमको तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, दुकानें हमारी बंद हो जाएगी, बच्चे कोर्स खरीदेंगे तो किस बेस पे खरीदेंगे। इससे अच्छा है अभी से प्रोपेगेंडा फैलाते चलो, कुछ ना कुछ कोर्स बिकता रहेगा, हमारा धंधा चलता ही रहेगा, बिजनेस हमारा चलता ही रहेगा। बिजनेस मीन्स धंधा होता है, धंधा को गलत ना समझिएगा।
और आप लोग भी थियरी नहीं पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बात को समझो, समझने की कोशिश करिए। थियरी अभी भी समय है, अभी भी 3 बार थियरी पढ़ी जा सकती है। इतना बड़ा लेंदी सब्जेक्ट नहीं है, सागर नहीं है कि इंड ही नहीं होगा, इसका किनारा ही नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि सागर है आपका विषय, तो सागर नहीं है, इसका एक किनारा है। सबको पता है कि 6 विषय है। हर एक विषय को अगर समय दिया जाए 1-1 घंटे 2-2 घंटे, तब भी 30 दिन में कंप्लीट खत्म हो जाएगा थियरी। लेकिन थियरी पढ़ने के लिए आपको बुखार हो जाता है। आपको तो एमसीक्यू की लत लग गई है ना। जिस प्रकार से एक अल्कोहल सेवन करने वाले इंसान को अल्कोहल का लत लग जाता है, बिना अल्कोहल को जी नहीं सकता, उसी प्रकार आपको भी एमसीक्यू पढ़ने का लत लग चुका है। जब तक आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा तब तक आपको खाना हजम नहीं होगा। थियरी पढ़ने का तो आपने आदत डाला ही नहीं है। तो भूत सवार हुआ है कि हमने एनएचएम में बिना पढ़े सिलेक्शन ले लिया, हमने ये कर लिया। भाई एनएचएम और इसमें कंपेयर ना करो। एनएचएम की एजेंसी टीसीएस थी, टीसीएस का पैटर्न आसान रहता है और कंपटीशन था ही नहीं। यहाँ पे एक सीट पे 8 बच्चे फाइट कर रहे हैं। 8 बच्चों में से किसी एक को नौकरी मिलेगी, 7 लोग तो बाहर होंगे। वो 7 लोगों में से आप हो कि कौन है, कोई नहीं जानता है। 8 बच्चे हैं एक सीट पर, 8 बच्चे हैं, 8 में से 7 लोगों को बाहर होना ही होना है। किसी एक को नौकरी मिलेगी। अब सोच लो, वो एक में से कौन इंसान हो सकता है? वही हो सकता है जो प्रॉपर तरीके से थियरी पढ़ के जाएगा, समझ के आएगा, तभी वो कर पाएगा। अपने एमसीक्यू रटा है, फंसे या ना फंसे, भाई कितना भी मैराथन आप रात दिन एक कर दो, पढ़ते जाओ। इन यूट्यूबरों के चक्कर में भविष्य बर्बाद करते जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। उठा के चुपचाप थियरी, अभी भी समय है, नहीं पढ़े हो तो थियरी पढ़ के जाना। सच बोलता हूँ, सच कड़वा होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, केवल यहाँ पे जानकारी इकट्ठा, जो डाउट रहता है वो पूछने आते हैं। बाकी परचेस किसी और का कोर्स करेंगे, किसी से और तैयारी करेंगे। हमसे बस यही पूछेंगे, सर मेरा मेरा फीस नहीं जमा हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा, क्योंकि इनके सर के पास तो फालतू समय है ना, फालतू के सवालों को जवाब देने के लिए। सर भर्ती नहीं आ रही है, प्रयास करो, सर ये करो वो करो। सर ही सब कुछ करें, बाकी पैसा खर्च करके 3,000 कहीं से और आप पढ़ लो। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा स्वास्थ्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ हम पढ़ेंगे। और कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के जितने भी 10 सालों में पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के राज्यों में, उन सभी पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसा पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है, और ये केरला पीएससी, ठीक है, केरला पीएससी में पूछा गया है। पब्लिक हेल्थ नर्स के नाम से वैकेंसी आती है जो पीएससी कंडक्ट करवाती है, केरला पीएससी के माध्यम से कंडक्ट होता है। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। 2019 में पूछा गया था। पूछा जा रहा है कि कौन सी अवधारणा है जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा पर आधारित है। स्वास्थ्य की डिफिनेशन आपको पता ही है भैया, कौन सी अवधारणा है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी अवधारणा? कौन सी अवधारणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा पर आधारित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भलाई की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ वेल्थ बिगिनिंग। ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी कंप्लीट परिभाषा यहाँ से आपको पता होगा। भलाई संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में स्वास्थ्य की अवधारणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई है, स्वास्थ्य की परिभाषा पर आधारित है। डब्ल्यूएचओ की स्वास्थ्य की परिभाषा समग्र है और इसका तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि बताना है कि आपको अगले कुछ वर्षों में आने वाला मानव जीवन का औसत कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी केरला पीएससी एनएम 2020 में पूछा गया है। सब विषय पे हर एक ईयर का नाम लिखा गया है, किस ईयर में किस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है उसका भी नाम लिखा गया है। ये व्याख्या जरूरी है, व्याख्या से आपकी थियरी और कमांड बनती है। ठीक है, तो हर एक व्याख्या, हर एक प्रश्न की व्याख्या को आपको देखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी व्यक्ति के जीने की अपेक्षित औसत वर्षों की संख्या को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। यह एक सांख्यिकी माप है जो किसी व्यक्ति की आयु, जन्म का वर्ष और लिंग जैसे अन्य जनसांख्यिकी कारकों को क्या करता है सर? ध्यान में रखता है। जीवन प्रत्याशा की गणना किसी विशिष्ट जनसंख्या समूह के सदस्यों की मृत्यु की औसत आयु का अनुमान लगाकर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि किसी किसी समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति का सबसे अच्छा निर्धारक क्या है?
तो सबसे अच्छा निर्धारक क्या हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। और ये भी कहाँ पे पूछा है, केला पीएससी जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड सेकंड 11, ठीक है, 10/11/2020 का जो पेपर हुआ था वहाँ पे ये बना था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है, व्याख्या पढ़ के जाना, इससे आपकी थ्योरी और स्ट्रांग होगी। किसी समुदाय में स्वास्थ्य स्थिति को मृत्यु दर मतलब कि आबादी के भीतर मृत्यु की दर को ही मृत्यु दर कहते हैं। और रूग्णता रोग की घटना और व्यापकता की दर के संदर्भ में मापा जाता है। किसी समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति का सबसे अच्छा निर्धारक जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि WHO द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा में निम्नलिखित आयाम शामिल हैं सिवाय एक को छोड़कर। मतलब ये चारों में से एक नहीं है जो WHO की परिभाषा में शामिल है। क्या है आयाम, आपको बताना है। सब कुछ बता चुके हैं आपको कि भैया क्या क्या है। शारीरिक आयाम है, मानसिक आयाम है, सामाजिक आयाम है। WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है ये तीनों आयाम आते हैं। शारीरिक भी आता है, मानसिक भी आता है, सामाजिक भी आता है, लेकिन इमोशनल कोई डायमेंशन नहीं है, ये WHO की परिभाषा में नहीं शामिल है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्याख्या आपको पढ़ के जाना है। बोला जा रहा है कि WHO द्वारा जो दी गई है हेल्थ की डेफिनेशन, उसमें इमोशनल आयाम नहीं लिया गया है। बाकी भैया 3 चीज़ें ली गई हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य को मनुष्य और उसके पर्यावरण दो चीज़ों की बात हुई है, पर्यावरण की बात है, तो आप सीधा इकोलॉजिकल पे जाना है। ऑप्शन नंबर बी, आंख बंद करें। इकोलॉजिकल का मतलब ही होता है पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या हम देखेंगे। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में स्वास्थ्य को मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच गतिशील संतुलन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य की पारिस्थितिक अवधारणा पर्याप्त के महत्व और लोगों के अस्वस्थ कारकों से बचाने की आवश्यकता पर जोर देती है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का सूचक नहीं है। तो कौन सा है जो स्वास्थ्य का सूचक नहीं है। और ये भी प्रश्न पूछा है 2023 में केला पीएससी में। सभी लेटेस्ट प्रश्न है, कोई नया प्रश्न नहीं है आपके सामने। कोई सन 1992-98 का प्रश्न नहीं हम पूछ रहे हैं। लेटेस्ट 10 सालों में जो प्रश्न आए थे विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षा में वही सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जो यहाँ पे आपको मतलब आप पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। ये नहीं कि आप डाटा और समय बर्बाद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आउटपुट नहीं निकलेगा। आउटपुट निकल के यहाँ से आने वाला ही है। ठीक है, तो कौन सा सूचक नहीं है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी वैवाहिक सूचक नहीं है। बाकी आपका हाँ रुग्णता सूचक है, स्वास्थ्य नीति सूचक है, स्वास्थ्य सेवा वितरण सूचक है, ये सभी सूचक हैं। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में, कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में नहीं, तो ब्रैकेट में इंग्लिश देख लेना। हिंदी वाले ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा हिंदी में ही समझ में आता है। देखिए, वैवाहिक सूचक स्वास्थ्य सूचक के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्वास्थ्य संकेतक किसी व्यक्ति या फिर समूह की स्वास्थ्य स्थिति को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मात्रात्मक या फिर सांख्यिकी उपकरण होते हैं। इनका उपयोग स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में, बदलाव को मापने या फिर जटिल स्थितियों का आंशिक रूप से या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से आंकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण स्थिति ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे आप संपूर्ण व्याख्या देख लेना। ये भी 2017 में पूछा गया था केला पीएससी एनएम में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नर्सिंग पर रिसर्च का प्रिंसिपल है। ठीक है, बताना है कि पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज, नर्सिंग रिसर्च का प्रिंसिपल है तो क्या है, परोपकार भी है। ठीक है, मानव गरिमा के प्रति सम्मान भी है, जस्टिस न्याय भी है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये भी 2022 में एसपीएससी एनएम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ लेना कि नर्सिंग रिसर्च एक व्यवस्थित जांच है जिसका मकसद नर्सिंग पेशे से जुड़े अहम मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करना। नर्सिंग रिसर्च में नैतिकता का मतलब है कि शोधकर्ताओं को अध्ययन के दौरान व्यक्तियों, समूहों या फिर समुदाय के अधिकार और कल्याण का ध्यान रखना होता है। नर्सिंग रिसर्च में नैतिकता मरीजों को उचित और निष्पक्ष इलाज का अधिकार देती है। नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य देश को कुशल नर्सिंग जनशक्ति प्रदान करना।
नेक्स्ट प्रश्न 9th नंबर आपके सामने पूछा जा रहा है कि नर्सिंग प्रक्रियाओं में ग्राहक की वास्तविक या फिर संभावित समस्या का विवरण होता है, तो कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और ये केरला PSC एनएम 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन नंबर सी नर्सिंग निदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नर्सिंग प्रक्रियाओं में ग्राहक की वास्तविक या फिर संभावित समस्या का विवरण नर्सिंग निदान है। ठीक है, अब इतने व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, ये सब डाउट है, किसी न किसी की समस्या है। अब उन सभी समस्या का अगर थोड़ी सी देर कर दिया मैंने रिप्लाई देने में ना, तो भड़क जाएंगे, अरे जैसे कि ये लोग मुझे खरीद ही लिए हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जवाब क्यों नहीं देते हो? अगर किसी की समस्या है तो उसका जवाब दिया करो। अरे भाई और जगह पे जाके जवाब ढूंढ लिया करो ना। हम तो इकलौते ऐसे इंसान हैं कि भैया रिप्लाई दे देते हैं, क्या समस्या है क्या है, सीन भी कर लेते हैं, अगर उचित पड़ता है तो उसका जवाब देते हैं। फालतू के सवालों का जवाब देने का टाइम क्या है? हज़ारों मैसेज हैं, अगर एक कैंडिडेट से 2 सेकंड 30 सेकंड का भी समय लूँगा तो 1000 2-3 हज़ार सेकंड मेरा तो रिप्लाई करने में ही चला जाएगा। बोला हूँ कि आप फ्री पेमेंट करवा लो, साइबर कैफ़े पे जाकर एनम का ही आपको डालना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने एनम का जब भर्ती आया था, फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो स्लिप मिला होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को डालो। पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाले तो कहाँ से फ्री पेमेंट होगा? और जिनका जिनका स्कोर माइनस में है, उस पर नॉट एलिजिबल होके आएगा। इसके लिए भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, चले जाओ मुख्यमंत्री जी के पास, चले जाओ, घर बैठे सब कुछ सोचते हो जाएगा, हम जाएं नहीं कहीं और घर बैठे मोबाइल पे यूट्यूब पे देखने से हमारा काम भी हो जाए। भाई गए होते आप लोग वहाँ पे, सब लोग इकट्ठा होकर 5000 लोगों को बाहर किया है। अब 5000 की पूरी संख्या 3000 लोग भी चले गए होते, 2000 लोग भी चले गए होते सीएम जी के आवास पर, सीएम जी के जनता दरबार पे, तो आप सबके कल्याण हित में सोचा जाता है। एक लोग 2 लोगों के जाने से कुछ नहीं होता है। तब तो आपको लग रहा था कि सर फालतू के वीडियो बना बना के परेशान करते हैं। रिसर्च में किस प्रकार का अवधारणा को परिभाषित व मापा जाता है? पूछा जा रहा है कि रिसर्च में किस प्रकार एक अवधारणा को परिभाषित व मापा जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिचालन परिभाषा। ठीक है, ऑपरेशन डेफिनेशन। चलिए इसका व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? अच्छे से पता है, सबको पता है, इसमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है ही नहीं। जब मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तभी इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, 2 अक्टूबर 2014 को। स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावी है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा किसमें प्रभावी है? प्रदर्शनी के माध्यम से। अगर प्रदर्शनी के माध्यम से अगर हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो तो बहुत ही इफेक्टिव ये रहता है। ठीक है, बहुत ही प्रभावी, प्रभावी मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं, अगर आप किसी प्रदर्शनी के माध्यम से हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो तो। ठीक है, अपने समुदाय में सबसे अधिक प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदर्शन के द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम युवाओं में स्वास्थ्य जोखिम व्यवहार की व्यापकता को कम करते हैं और अकादमिक प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रश्न आपके सामने 13 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जैविक कारक, सेकंड है अ, व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब यहाँ पे ऑप्शन देखना है, एक सही है कि दो सही है कि दोनों नहीं सही है। यहाँ पे लिखा है ना, ना एक ही सही है ना ही दो सही है। और दूसरा बोला जा रहा है कि केवल दो सही है, और तीसरा बोला जा रहा है कि एक और दोनों सही है, और चौथा बोला जा रहा है कि केवल फर्स्ट सही है। तो बताइए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? दोनों। ठीक है, जैविक कारक भी प्रभावित करता है और व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ऐसे प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा में ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है। व्यवहारिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये कारक होते हैं जो समुदाय, व्यक्ति और व्यवहार, सोच और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। व्यवहारिक कारक जैसे कि सामाजिक मानक, समुदाय व्यवहार के नियम। ठीक है, शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा का स्तर और जानकारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति। सामाजिक सांस्कृतिक कारक जैसे कि सामाजिक पहचान, समुदाय के साथ जुड़ाव, शक्ति गतिविधि, संसाधनों का वितरण और निर्णय लेने की प्रक्रिया। ठीक है, ये थियरी में हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि भैया जैविक कारक क्या है, सामाजिक कारक क्या है, सांस्कृतिक कारक क्या है, सब कुछ पढ़ाए हुए हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहली राज्य स्तरीय नर्सिंग परिषद कहाँ स्थापित हुई थी। तो भैया सबसे पहले तमिलनाडु में पहला पहला स्तरीय नर्सिंग परिषद स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। और ये प्रश्न पूछा था ESIC एनएम 2016 में, ये प्रश्न बना हुआ था। ESIC सेंट्रल लेवल भर्ती निकल के आती है। यहाँ पे कुछ पोस्ट अभी तो खत्म कर दिया, एम्स के माध्यम से आने लगी है। पहले ESIC की भर्ती सेपरेट निकाला जाता था, तो वहाँ पे एनएम का भी वैकेंसी निकल के आती है, लेकिन अभी एम्स CRE के माध्यम से वैकेंसी निकल के आती है। आपकी भी भर्ती रहती है, लेकिन ज़्यादा नहीं रहती है, 1 या 2 पोस्ट रहता है, तो कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1926 में तमिलनाडु में बना था। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने 1934 में अपना नर्सिंग परिषद स्थापना किया। पश्चिम बंगाल ने 1934 में, और सॉरी, पश्चिम बंगाल ने 1936 में, और उत्तर प्रदेश ने 34 में। सबसे पहले तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बंगाल, फिर केरल, ठीक है, फिर असम, ये सभी, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। ये आप सन को ध्यान में रखना, वैसे ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट और लास्ट याद करके रखना। लास्ट पंजाब यहाँ पे लिखा है 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि भारत में नर्सिंग पर प्रभाव डालने वाली पहली महिला कौन थी। तो अच्छे से पता है भैया पहली महिला कौन थी। तो इंदिरा गांधी नहीं थी। ठीक है, इंदिरा गांधी इलाहाबाद की थी, जो प्रधानमंत्री थी, हमारे प्रयागराज से थी। मदर टेरेसा नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको तो सबको पता होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था, 1820 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, फ्लोरेंस में, इसलिए इनका नाम रखा गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गर्भ से लेकर कब्र तक गर्भ से लेकर कब्र तक एकीकृत निवारक, उपचारात्मक और संवर्धन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये भी 2024 का लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, क्या कहलाता है, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये भी केरला PSC पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, केरला PSC कंडक्ट करवाती है। जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड 2 के नाम से वैकेंसी आती है, जिसका कंडक्ट PSC करवाती है, केरला PSC करवाती है। ठीक है, यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ लेना, 2024 का प्रश्न है, लेटेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है। इन सभी में से कौन सा है जो नहीं है। तो लोगों को शिक्षा देना ये नहीं है, बाकी समान वितरण है, समुदाय की भागीदारी है, बहु क्षेत्रीय दृष्टिकोण है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत नहीं है, थ्योरी नहीं है। ठीक है, प्राथमिक देखभाल का, प्राथमिक देखभाल में हम लोग क्या करते हैं, सबको समान वितरण। ठीक है, समान वितरण है, समुदाय की भागीदारी भी है, बहुत क्षेत्रीय दृष्टिकोण ये भी है, लेकिन लोगों की शिक्षा देना ये नहीं है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर में ये नहीं आएगा, इसके प्रिंसिपल में नहीं आएगा। ठीक है, लग तो रहा है कि यही करेक्ट उत्तर ये भी होगा, सभी होगा, लेकिन भैया डी वाला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का तत्व नहीं है। कौन सा है जो स्वास्थ्य देखभाल का तत्व नहीं है, ये भी 2024 में प्रश्न आया हुआ है। तो कौन सा है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महामारी रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण। तत्व नहीं है, खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देना, मातृ शिशु देखभाल करना, आवश्यक दवाओं का प्रावधान, ये सभी है, लेकिन ये महामारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण ये नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का तत्व ये नहीं है। ठीक है, अच्छा, व्याख्या में हम और डिस्कस करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पूरे जीवन में निवारण, उपचार और स्वास्थ्य देखभाल समेत आवश्यकताओं से अधिक कवर करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देना, मातृ एवं शिशु देखभाल तथा आवश्यक दवाओं का प्रावधान शामिल है। अतः इसमें महामारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का तत्व नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य संवर्धन एक विशिष्ट हस्तक्षेप है जो निम्न के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। ये भी केरला PSC एनएम में पूछा गया है 2024 में। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्राथमिक रोकथाम में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्याख्या आप पढ़ना, थियरी कमांड होगी और मजबूत होती चली जाएगी आपकी थियरी। बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य संवर्धन लोगों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बढ़ाने और उसे बेहतर बनाने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया होती है। स्वास्थ्य संवर्धन स्वास्थ्य की व्यवहारिक है, जिससे लोगों को व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने की अनुमति देने
के लिए एक संसाधन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत आता है। प्राथमिक रोकथाम एक निवारक व्यवहार है जो बीमारी के विकसित होने से पहले ही उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसका नाम प्राथमिक रखा गया है। द्वितीयक रोकथाम में रोग का पता लगाकर, द्वितीयक जो रहता है उसमें रोकथाम का पता लगाया जाता है। अक्सर उसकी लक्षण देखा जाता है। अगर लक्षण उपस्थिति है, अगर लक्षण सिम्टम देख रहे हैं तो समझ लेना कि ये द्वितीयक रोकथाम हो गया। ठीक है, उसका जल्दी उपचार किया जाता है, उससे लक्षण गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित है। हाँ सर, यही तो करेक्ट है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित थी। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न पे भर्ती परीक्षा का नाम लिखा गया है। ठीक है, कोई फेक मुंह से बोल देना कि भैया ये प्रीवियस ईयर पेपर है, नहीं भैया, लिखित में दिखा रहे हैं कि देखो ये प्रश्न पूछा है, आप जाके सर्च कर लेना। ऐसी कार्रवाई जो रोग की प्रगति को उसके आरंभिक चरण में रोकती है, जटिलताओं को रोकती है, उसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो किस प्रकार भैया? मौलिक रोकथाम या फिर प्राथमिक रोकथाम या फिर द्वितीयक रोकथाम? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक रोकथाम। द्वितीयक रोकथाम का मतलब है कि किसी बीमारी के लक्षण दिखने से पहले उसका पता लगाकर जल्दी इलाज करके गंभीर परिणामों को कम करना। उदाहरण स्क्रीनिंग टेस्ट, पैप स्मीयर। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा है जो स्वास्थ्य पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रभावों की ताकत को पहचानती है। तो भैया क्या क्या बात बोला गया है? कौन सा अवधारणा है जो स्वास्थ्य पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय 3 चीज़ों बोला गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समग्र। समग्र मतलब सभी चीज़ें। वहाँ पे आपकी सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी और पर्यावरण समग्र। ठीक है, समग्र मतलब सभी की बात हो रही है। सभी की बात है ना, यहाँ पे देखो सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, पर्यावरण भी है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित जन्म को छोड़कर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु शामिल है। 0 से 28, 0 से 14, 0 से 6 या फिर नन ऑफ दिस? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर 0 से 6। हाँ सॉरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु, ठीक है, ध्यान में रखना है, शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण घटक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर की तरह शिशु मृत्यु दर भी बच्चों को जीवित रहने को दर्शाती है। शिशु मृत्यु दर IMR 1 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं था। सब 0 से 6 महीने, 0 से 14, 0 से 28 से दिया था, लेकिन बात यहाँ पे 1 वर्ष से कम की हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भैया स्वास्थ्य को WHO की प्रस्तावना में परिभाषित किया गया, अतः अल्मा आता घोषणा पत्र किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1978 में। ये हम टेस्ट में करवा भी चुके हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मैदानी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसत निम्नलिखित जनसंख्या को कवर करता है। तो मैदानी क्षेत्र में कितना होता है सर? इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC की बात हो रही है, PSC की बात हो रही है। ठीक है, तो कितना होता है? 30,000 की जनसंख्या पे मैदानी क्षेत्र में, प्लेन एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अब ये प्रश्न कहाँ पे पूछा गया है? ठीक है, ये पूछा गया है केला PSC पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टॉक्सीड्रोम ऑर्गेनोफॉस्फेट युक्त कीटनाशक के उपभोग से जुड़ा हुआ है? हालांकि ये आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, इसको ध्यान में मत देना, ये ऐसे ही पूछ लिया गया था। ये वाला आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सिलेबस में है। ठीक है, हमारे जीने के तरीकों को क्या परिभाषित किया गया है तथा इनमें व्यक्तिगत आदत तथा व्यवहार पैटर्न शामिल है? तो सभी को पता है भैया, क्या है? लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है। BTSC एनम, बिहार एनम में ये प्रश्न आया हुआ था 2024 में। व्याख्या मैं PDF सेंड कर दूंगा। अब भाई जो CNE बैच लिया है उसको तो PDF मिलेगा, अब जो नहीं लिया है उसको कहाँ से मिलेगा? उसको तो बस ऐसे ही पढ़ना होगा यूट्यूब से। किसी व्यक्ति के संबंधों की मात्रा मात्रा तथा गुणवत्ता
तथा समुदाय के साथ भागीदारी की सीमा को क्या परिभाषित किया गया है। अच्छा प्रश्न है, ये भी बीटीएससी एनएम 2024 में आया हुआ था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की सामाजिक आयाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिट की ओर आ गए हैं, यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समुदाय का अर्थ क्या है। तो समुदाय का अर्थ क्या है भैया, समुदाय का अर्थ है कि एक साथ सेवा देना। ठीक है, एक साथ सेवा देना ही समुदाय का अर्थ हो गया। ये प्रश्न आया हुआ है 2019 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये व्याख्या आप पढ़ना। ठीक है, व्याख्या में बोला जा रहा है कि समुदाय का अर्थ एक साथ सेवा करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भैया समुदाय का अर्थ व्यक्ति और ऐसे समूह से है जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इकट्ठे रहते हैं। बहुत अच्छे से मैंने थ्योरी पढ़ा के रखा है, बहुत अच्छे से समझाया है कि भैया क्या है समुदाय। अब आप थियरी तो पढ़े नहीं हैं, आप तो बहुत चमक धमक वाले कोचिंग के स्टूडेंट हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में सभी सम्मिलित है सिवाय हेल्थ एजुकेशन के सिद्धांतों में सब शामिल है। इनमें से सब शामिल है लेकिन एक नहीं है, वही आपको पता लगाना है। तो कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो भैया इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, दंड नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। बाकी भागीदारी है, मोटिवेशन भी है। ठीक है, सुदृढ़ीकरण भी है। अब ये यहाँ पे व्याख्या पढ़ना है। लोगों को स्वास्थ्य को सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा भी शामिल है। दंड देना ये कोई स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये भी 2023 में आया हुआ प्रश्न है, लेटेस्ट है। पूछा जा रहा है कि देश में जो आशा कार्यकर्ता हैं इनकी शुरुआत कब की, मतलब किसके अंतर्गत की गई। तो इनकी शुरुआत इन आरएचएम के प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कब इसकी स्थापना हुई थी, कब इसकी शुरुआत हुआ था। तो भैया 17 अप्रैल 2005 को भारत के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उन्होंने ही किया था उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास का उद्देश्य नहीं है। अब बताइए कौन सा है जो उद्देश्य नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज नहीं भैया, मोर्बिलिटी रेट में इंक्रीज करना ये नहीं है। ठीक है, घटना चाहिए, बढ़ना थोड़ी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो यही नहीं है। ये भी 2023 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य का उद्देश्य मृत्यु दर में कमी लाना, मानव जीवन की औसत अवधि में वृद्धि लाना, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में वृद्धि लाना तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा समुदाय को लोगों को बेहतर स्वास्थ्य स्तर प्रदान करना, जबकि मोर्बिलिटी रेट में ये वृद्धि नहीं होता, इसमें कमी लाना होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य नहीं है, हमने देख लिया। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास का ये उद्देश्य नहीं है, मोर्बिडिटी रेट में कमी लाना होता है, वृद्धि नहीं। आयोडीन प्राकृतिक रूप से किस में पाया जाता है। तो भैया किस में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से आयोडीन मृदा और जल में पाया जाता है, सॉइल और वाटर में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि भैया जो क्षार पदार्थ होते हैं इसका पीएच वैल्यू कितना रहता है। तो क्षार अच्छे से पता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम। ठीक है, 7 पे क्या रहता है, 7 पे भैया न्यूट्रल उदासीन रहता है। ठीक है, उदासीन रहता है। अगर 7 से कम हुआ, जैसे 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, ये सभी क्या कहलाते हैं, एसिड। ठीक है, और इधर 7 से ज़्यादा हुए 8, 9, 10, 11, 12, 13 उदासीन कहलाते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है क्षारीय। ठीक है, तो भैया 7 से ज़्यादा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, 7 से ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका बताता है, कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट भी इन्होंने दिया है, 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा सही है। देखभाल प्रदाता, आप एक पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट है कि संवेदनशील पर्यवेक्षक। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा भैया, दोनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि समूह
की अनुमोदित गतिविधियों और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं, इसको क्या कहते हैं? तो भैया ये जो आपका सांस्कृतिक कल्चर है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं सर? स्थानांतरित होती हैं। समूह की अनुमोदित गतिविधियाँ और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी से हो जाती है? तो ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये कुल मिलाकर 30-35 प्रश्न है, आप अच्छे से पढ़ लेना, PDF हम भेज देंगे, ठीक है। और अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वहाँ पे हम थर्ड, ठीक है, थर्ड यूनिट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट कवर कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 3 से 4 वीडियो में हम आपका पूरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट कर देंगे। 11-12 चैप्टर है और सभी चैप्टर का प्रीवियस ईयर 10 साल में जो पूछा गया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, हर एक प्रश्न पे नाम भी लिखा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2023 में आया है तो 2023 में लिखा गया है हर एक प्रश्न पे। तो ये आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किस समिति ने दी थी? ये देखिए समिति से प्रश्न बन गया है और ये कहाँ पे बना है? ये भी 2021 में प्रश्न आया हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा जो PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसकी अवधारणा किस समिति ने दी थी? तो भैया जो भोरे साहब थे, भोरे साहब इन्होंने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार आपको हर एक प्रश्न को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब थियरी आप पढ़ेंगे उसको आप ऐसे हेडिंग डाल देना कि ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैसे ये 2021 में बना हुआ है, सामूहिक निदान सामुदायिक उपचार के लिए पूरे समुदाय को किस प्रकार माना जाता है? तो भैया किस प्रकार माना जाता है? रोगी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सामुदायिक निदान सामुदायिक उपचार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी खान सर, हमारे खान सर हैं, ठीक है। खान सर क्या बोल रहे हैं कि हम हॉस्पिटल डाल रहे हैं, हमारे यहाँ जितने मरीज आएंगे, पेशेंट खुद एक बार बोल ही रहे हैं कि मरीज पेशेंट, ये नहीं बोल रहे हैं कि जितने लोग इलाज करवाने आएंगे, बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने मरीज आएंगे, पेशेंट आएंगे, उनको हम पेशेंट नहीं कहेंगे, उनको हम गेस्ट कहेंगे। गेस्ट नंबर 1, गेस्ट नंबर 2, ठीक है, गेस्ट नंबर 3। जैसे पेशेंट नंबर 1 पेशेंट नंबर 2 बोलते हैं, वैसे हम गेस्ट नंबर बोलेंगे, गेस्ट नंबर 1 गेस्ट नंबर 2। तो भैया ये रूल नहीं है, रूल ये है कि पेशेंट, यहाँ पे लिख दिया है ना बीमारी की, कहाँ गया प्रश्न भाई, ये यहाँ पे लिख दिया है ना कि सामुदायिक निदान सामुदायिक उपचार के लिए पूरे समुदाय को इस प्रकार माना जाता है, पेशेंट के तौर पे, रोगी के रूप में, ठीक है, ना कि व्यक्तिगत या फिर परिवार समूह, ये ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि भाई सबकी इच्छा है, देखिए तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा हम देखिए वीडियो पढ़ाने से हम बहुत घबराते हैं, ठीक है, बहुत लेंदी वीडियो होती है, हम सोचते हैं कि भैया PDF आपके सामने रहेगा तो PDF आप पढ़ के समय को बचत कर लें। हमारा उद्देश्य कभी भी समय को बर्बाद करना नहीं है, हम खुद अपना समय भी नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, आपका भी समय बर्बाद होने से बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये PDF रहेगा, PDF में प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को मेंशन कर दिया है, ठीक है। व्याख्या जो लिख के बताया जाता है ऑलरेडी लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सुंदर तरीके से व्याख्या दिया गया है। एनए का अर्थ होता है नॉट अप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, विशेष रूप से एलर्जी की अनुपस्थिति का संकेत नहीं देता है। NPO का अर्थ है नील पर ओरल, ठीक है, इसका उपयोग मतलब ये लोग बताते हैं मुँह से, लेकिन मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ ताकि आप पढ़ो, समय आपका बचे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग बोल रहे थे सर कुछ ना कुछ स्टार्ट करो ताकि हमारी रेगुलरिटी बनी रहे, तो भैया चलो स्टार्ट ही कर देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ा देते हैं, जो नए प्रश्न बचे हुए थे वो ही करवा देते हैं, तो आप लोगों की रेगुलरिटी बनी रहे इसलिए हम शुरू किए, नहीं तो हम भैया कुछ पढ़ाते नहीं है, ठीक है। अब आपको ही पढ़ना होता, अपने से ही पढ़ना होता, क्योंकि बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया है, कुछ बचा ही नहीं है। क्या क्या नहीं पढ़ाया है मैंने, 38 टॉपिक सबसे पहले मैंने ही पढ़ाया था, जो यूट्यूब पे अब लोग पढ़ा रहे हैं, ये मैंने सबसे पहले मैंने ही 38 टॉपिक पर टॉपिक पढ़ाया है। सब प्लेलिस्ट अलग से बना है कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा, वो भी कंप्लीट थियरी के साथ मैंने पढ़ाया है, थियरी MCQ दोनों लेके चला हुआ है। 38 टॉपिक एंड किया, फिर हमने MCQ पढ़ाना शुरू किया टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक वाइज से 100 MCQ, 50 MCQ ये पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद हमने
रिवीजन क्लास लाया हमने। उसके बाद कंप्लीट सेनी बैच में चैप्टर वाइज थियरी हमने पढ़ाया। उसके बाद हमने ये लास्ट 10 ईयर प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन 20-22 वीडियो है, इसको मैंने शुरू किया। मिडवाइफरी कंप्लीट कर दिया है। अब जो बचा हुआ है विषय अब हम पढ़ा दे रहे हैं। तो हर एक चीज़ को लेकर मैं पढ़ा ही दिया हूँ लगभग। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप कितना पढ़ते हो उस चीज़ को। सबकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।